Good morning, dear student. So today we are going to discuss about Great Depression period, or in this we'll discuss into 2 points: Great Depression period, first period of Great Depression and second period of Great Depression. So dear student, earlier we have discussed on that topic, but I was not satisfied with that my lectures. So today I am repeating this topic, Great Depression period. So in German what happens after the agreement of Versailles? Germans, they are unable to survive. There was a lot of burden, economical or psychological burden on German. Their 13% territories was taken, all are written in your book. Their 75% coal mines were taken. 6 million pound were compensation on that. So they are unable to pay. Or when they are unable to pay, so later on they declare that we are unable to pay, we can't pay, continue. Or that period is considered Great Depression period in Germany. So first, the year of Great Depression period, stability during 1924 to 28 was built in sand. कि कुछ समय के लिए जो ये स्टेबिलिटी आई थी बेटा 1924 से 1928, इट वाज जस्ट लाइक ए ऑन सैंड, जैसे सैंड पे कुछ समय के लिए हम किसी भी चीज को बना सकते हैं, बट आफ्टर दैट इट विल बी फॉल्स, गिर जाती है. तो वो ज़्यादा समय के लिए जर्मन के पास से स्टेबिलिटी नहीं रही. तो डेट पीरियड नॉट अ स्टेबिलिटी फॉर ए कंटिन्यू फॉर ए जर्मन. तो डेट पीरियड कंसिडर. तो फॉर हाउ टू जर्मन कैन रिकवर, तो यूएसए डिसाइडेड, वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर, डज प्लान, और ये पर्सन हु इज प्लान फॉर जर्मन यूएसए सिटीजन्स. और जब यूएसए के अंदर एक सिंपत्ति आई कि व्हाई नॉट वी शुड बी हेल्प द जर्मन कंट्रीज, यार क्यों हम उनके साथ इतना इनजस्टिस कर रहे हैं, कि जब वहाँ पे इतना हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो हाउ दे कैन पे, वो कैसे पे कर पाएंगे, उनके पास रिसोर्सेज है नहीं. तो जर्मन ने डिसाइडेड टू रिफ्यूज द पे, जो उस पर 6 बिलियन पाउंड लगा था. तो इन प्लेस यूएसए डिसाइडेड टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प फॉर द जर्मन. तो फॉर जर्मन रिकवरी ये शॉर्ट टर्म लोन वाज गिवन बाय द यूएसए. शॉर्ट टर्म लोन वाज गिवन, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दिया गया यूएसए के द्वारा जर्मनी के लिए. लेकिन इसके रिजल्ट भी जस्ट अपोजिट हुए, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री अगर किसी को लोन देता है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसे कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करूँ जो एक ऐसे कंट्री को फ्यूचर में लोन दे रहा है जिसका अता और पता कुछ भी नहीं है, जिसका क्या होगा इन फ्यूचर्स वी डोंट नो अबाउट दैट. हम कुछ भी नहीं जानते कि वो पे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो कोलैप्स हो जाएगा उनका इकोनॉमिकल मार्केट. तो उस जगह कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं चाहेगा कि उसका पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिस्क हो. तो व्हाट आर द रिजल्ट हैपन्स व्हेन यूएसए डिसाइडेड गिवन द शॉर्ट टर्म लोन फॉर जर्मन. तो व्हाट हैपन्स, बट ड्यू टू दैट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मार्केट, ये शेयर मार्केट जो होता है ना बेटा, उसका एक सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो मार्केट है ये है यूएसए के अंदर. ओके, तो इसका नाम है वॉल स्ट्रीट मार्केट, डब्ल्यू कैपिटल आएगा. ओके, तो दैट इज नोन एज द वॉल स्ट्रीट मार्केट इन यूएसए. जो हुआ उसमें क्या इफेक्ट हुआ वॉल स्ट्रीट मार्केट पे, एक्सचेंज क्रैश इन 1929 में क्रैश हो गया. क्रैश ऐसा नहीं है कि प्लेन जैसा टकरा के क्रैश हो गया, नहीं, क्रैश डाउन मतलब फॉल्स हो गया, बिखर गया पूरी तरह से मार्केट. जो शेयर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा था, इट वाज क्रैश ड्यू टू द डेट. अब क्यों क्रैश हुआ? क्योंकि कितने इन्वेस्टर्स थे जो नहीं चाह रहे थे कि जर्मन को लोन दिया जाए जो कभी फ्यूचर में पे नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने अपने मनी को निकालना स्टार्ट कर दिया. एक ट्रस्ट नहीं रहा. भाई कोई भी क्रेडिटर्स कब तक रन करता है? जब तक उस पर ट्रस्ट करते हैं हम.
जहाँ तक हम ट्रस्ट रखेंगे किसी बैंक पे तभी तो बैंक दूसरे को लोन दे सकता है। लेकिन हमें लगा कि यार SBI बैंक फ्यूचर में लग रहा है हमें कि ये हमारे पैसे वापस नहीं दे पाएगा, तो हम मनी को क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। अब जब हम मनी को, पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, जब उसके पास, बैंक के पास पैसा किसका है, इन्वेस्टर्स का, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में। बैंक खुद तो प्रोडक्शन करता नहीं है पैसों का, भाई पैसा तो हमारा है ना, हमारे पैसों को लोन दे रहा है, किसको, हमें, यानी पब्लिक को। मनी एंड क्रेडिट में इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे आगे कि तो उसमें क्या हुआ कि बैंक के पास जो डिपॉजिट होती है वो क्रेडिटर्स और जो कस्टमर होते हैं उनकी डिपॉजिट होती है बेटा, और उसी कस्टमर के पैसे को लोन में वापस देता है। तो क्या हुआ कि सबने वहाँ पे ट्रस्ट नहीं रहा वॉल स्ट्रीट मार्केट पे, तो वो क्रैश हो गया 1929। लेटर ऑन पीपल सोल्ड देयर शेयर फेयरिंग ऑफ द फेलिंग प्राइस। लोगों को डर था कि प्राइसेस और ज़्यादा गिर जाएंगे हमारे शेयर्स के इनके, और उनकी प्राइस को गिरते हुए बहुत से लोगों ने अपने शेयर सोल्ड करना स्टार्ट कर दिए। सोल्ड करने का मतलब जैसे मेरे पास 10 शेयर है तो मैंने 10 शेयर बैंक को शेयर कर दिए, सोल्ड कर दिए, तो मैंने अपने वहाँ से पैसा उठा लिया, अपना मनी वापस ले लिया। तो बैंक ने अगर मान लो वॉल स्ट्रीट मार्केट USA ने लोन दिया किसको, USA को, जर्मन को, जर्मन को लोन दिया, तो जर्मन के पास जो पैसा गया वो तो लोगों ने निकलवाना वापस स्टार्ट कर दिया। क्यों, डर की वजह से कि हमारे शेयर मार्केट की प्राइसेस गिर जाएगी। तो क्या हुआ, इससे नेशनल इनकम ऑफ USA फेल बाय हाफ। वहाँ के लोगों की जो इनकम थी वो कितनी रह गई, 50%, यानी वहाँ की इनकम GDP 50% रह गई। 50% का मतलब उनकी परचेसिंग पावर 50% हो गई। जैसे सैलरी वाली से मेरे पास, सपोज मेरे पास 50,000 सैलरी आती है, ओके, और 50,000 सैलरी के अंदर जैसे ये मोबाइल है 10,000 का फॉर एग्जांपल, तो मैं 10,000 में ऐसे कितने मोबाइल मेरी सैलरी में परचेज कर सकता हूँ, 5 मोबाइल, ओके। बट प्राइसेज इतनी राइज अप हो जाए कि मैं 5 की जगह ओनली 2 ही मोबाइल परचेज कर पा रहा हूँ, तो मेरी सैलरी क्या हुआ, लेस देन 50%, यानी मेरी परचेसिंग पावर क्या हो गई, डाउन हो गई। तो यहाँ परचेसिंग पावर डाउन हो गई किनकी, USA सिटीजन्स की। तो जो ये इफेक्ट हुआ ना बेटा, इट नॉट हैपेंस ओनली इन USA और यूरोपियन कंट्रीज, ये यूरोपियन कंट्रीज में नहीं हुआ, दिस इफेक्ट हैपेंस ऑन द वर्ल्ड वाइड, क्योंकि USA एक ऐसा कंट्री था जिसने सभी को लोन देता था वो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये तो कंडीशन है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट मैं ये भी बता रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना लोन USA ने दिया था शायद किसी भी कंट्री ने नहीं दिया। तो अगर आज किसी कंट्री के साथ कुछ भी होता है तो हम भी उससे अफेक्टेड होते हैं। कैसे, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो उन कंट्रीज के साथ ही हो रहा है। आज कोई प्रोडक्ट की प्राइसेज वहाँ पे अगर इंक्रीज होती है और वो हमें एक्सपोर्ट करता है उस प्रोडक्ट का, तो उसकी प्राइस हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगी, जैसे ना, तो उसकी प्राइस हमारे यहाँ भी बढ़ जाएगी। जैसे चाइना है, अब चाइना के अंदर कुछ भी हो जाता है, इकोनॉमिकल क्रेश हो जाता है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनकी मोबाइल प्राइसेस राइज अप होगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, तो हमारे यहाँ भी उस चीज़ का अफेक्टेड होगा। तो उस समय जो इफेक्ट USA के अंदर हुआ तो इट वाज ऑब्जर्व एज ए वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट पड़ा, किसका, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। और एक दिन ऐसा था 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड, 13 मिलियन शेयर सोल्ड हो गए एक ही दिन के अंदर। तो सोचो इतना पैसा वापस विड्रॉ हो जाना किससे, वॉल स्ट्रीट मार्केट से। तो वॉल स्ट्रीट मार्केट कैसे सर्वाइव करेगा, ऐसे सिंपल सा एग्जांपल समझिए। अगर मैं हूँ और मैंने लोगों से लोन ले रखा है, उसके बदले आपको शेयर दे रखा है, आपने पैसे मुझे दे रखे हैं, मैंने शेयर आपको दे रखे हैं। अब सब आप एक दिन में आके कहो कि नहीं हमारे शेयर दीजिए, हम शेयर सोल्ड करना चाहते हैं, तो मैंने तो लोगों में इन्वेस्ट कर दिया मेरा पैसा, अब मैं विद इन 1 डे और 2 डेज में इतना पैसा कहाँ से रिटर्न करके लाऊंगा। तो दिस हैपेंस विद द वॉल स्ट्रीट मार्केट। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, टू कंटिन्यू द प्रीवियस लेक्चर, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, जैसे बाहुबली मूवी के 2 पार्ट थे, पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आ रहे हैं 2 पार्ट। फर्स्ट पेज वी हैव सीन कि व्हाट हैपेंड, तो हमने फर्स्ट वाला पीरियड देखा है ओनली रिलेटेड टू द करेंसी और मनी और व्हाट अफेक्टेड नेशन से रिलेटेड, ओके। अब नेशन अफेक्टेड हुए, उनकी करेंसी अफेक्टेड हुई, करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई,
क्रेडिटर्स के साथ क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट मार्केट के साथ क्या हुआ, सिटीजन्स के इनकम 50% रह गए यूएसए में, वी हैव सीन ऑल द थिंग्स। अब ये डायरेक्ट इफेक्ट पड़े इन्वेस्टर्स पे। अब इन दिस विल डिस्कस के इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या हुए थे, यानी इन्वेस्टर ने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा था, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लांटेशन में, तो इन लोगों के साथ क्या इफेक्ट पड़े, विल डिस्कस इन दिस। तो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड जो 1929 से 33 के बीच आया, तो उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हम देखेंगे कि द ईयर ऑफ डिप्रेशन सेकंड पार्ट, तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी। जर्मन इकोनॉमी पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ ही हुआ बेटा इसका, बट वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ओके, तो क्या क्या इफेक्ट हुए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन वाज रिड्यूस 40% इन 1932। 1932 में क्या हुआ कि यूएसए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% रह गया। 40% का मतलब कोई अगर पर डे 1000 यूनिट भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है, या 1 ईयर में 1000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है अब 600 ओनली, 40% कम हो गया, तो 600 होने लगा। तो इससे क्या होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर इस पॉइंट को हम लिंक करें सेकंड पॉइंट से, जब किसी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं हो रहा बेटा, प्रोडक्शन कम कर दिया, तो वहाँ का जो ओनर्स है वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को सॉर्ट आउट करेगा, एम्प्लॉयज़ को कम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको जितना प्रॉफिट अर्लियर आ रहा था उतना प्रॉफिट आएगा नहीं। तो व्हाट ही स्टार्टेड, स्टार्ट द रिड्यूस द एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा तो व्हाट हैपेंस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो सी द सेकंड पॉइंट, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% कम हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1932, तो वर्कर्स लॉस देयर जॉब। कितने लोगों की क्या हुआ, जॉब चली गई। ओके, वर्कर्स लॉस देयर जॉब एंड अनदर वन, और या तो जॉब चली गई, ओके, और दोज पर्सन हु वर रेडी टू वर्क, तो दे वर वर्किंग ऑन द लो वेजेस, लो पेड सैलरी, उनको कम पैसे में काम करने के लिए कहा गया। अब जैसे हम एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड स्टडी कर रहे हैं ना, फ्यूचर में मे भी पॉसिबल हम कोविड-19 पीरियड भी स्टडी करें कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या क्या हुए थे वर्ल्ड वाइड। इंडिया का जरूर हम डिस्कस कर सकते हैं, कितने स्कूल ऑफ हो गए, कितने स्कूल्स के अंदर जो एम्प्लॉयज़ थे उनको घर पे बैठने के लिए कहा गया, कितने टीचर ऐसे थे जो कम सैलरी पे भी वर्क कर रहे थे। तो ये इम्पैक्ट हम फ्यूचर में मे भी स्टडी कर सकते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 में भी किसी ग्रेट डिप्रेशन से कम नहीं है। ये जो कोविड-19 आया है, इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसका इम्पैक्ट अभी नहीं देखने को मिलेगा बेटा, फ्यूचर में 4 to 5 ईयर के बाद देखना आप कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। अभी तो करंट है, अभी तो देयर आर मेनी पर्सन हु आर सर्वाइविंग थ्रू देयर सेविंग, वो अपनी सेविंग के साथ जी रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, इसका इम्पैक्ट हम बाद में देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि फ्यूचर में कभी आप स्टडी, आप तो नहीं करोगे, लेकिन दूसरे बच्चे अगर स्टडी करें कि कोविड-19 से क्या क्या इम्पैक्ट हुए थे वर्ल्ड वाइड, तो ये भी हो सकता है। कितने लोगों की जॉब चली गई यार, कितने लोग अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड से उससे नीचे आ गए, जीने के लिए मजबूर हो गए। ओके, तो अभी तो हम ग्रेट डिप्रेशन स्टडी कर लेते हैं, कोविड-19 आएगा तब बच्चों को कराते हैं। ओके, तो वर्कर लॉस देयर जॉब और सम हु आर रेडी टू वर्क ऑन दैट कंडीशन, तो दे आर गेटिंग द लो पेड। ओके, तो इससे क्या हुआ, 6 बिलियन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। 14% जब इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन कम हुआ तो 6 बिलियन पीपल्स वर अनएम्प्लॉयड, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अब जब लोगों के पास वर्क नहीं रहेगा, ओके, इनकम नहीं रहेगी, तो उनको बेटा खाना तो चाहिए पेट के लिए, तो व्हाट विल दे डू, वो क्या करेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी मीन्स दे विल स्टार्टेड द कैप्चर द शॉप, लूटेड द शॉप को इनको लूटना स्टार्ट करेंगे। तो क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज ड्यूरिंग दैट पीरियड, क्रिमिनल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती गई। कितने लोग आप पोस्टर दे सकते हो जो हिस्ट्री बुक में गिवन है कि माय फादर नीड ए जॉब, मेरे पापा को जॉब दीजिए, मेरे को जॉब चाहिए। लोग लाइनों से खड़े होटल्स और इनके बाद जॉब के लिए। तो डेट पीरियड नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड, वो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड का बेटा। तो कितने लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ बढ़ गए। ओके, तो फेलिंग वैल्यू ऑफ द करेंसी, करेंसी की वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हो गई। ओके, अब करेंसी की वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हो गई तो प्राइसेस राइज अप हो गई।
हाइपर इन्फ्लेशन हो गया वर्ल्ड में, जर्मन के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया कि आपको पीस ऑफ ब्रेड भी परचेस करना है तो इतनी सारी करेंसी लेके जानी पड़ेगी आपको। ओके, वैल्यूज करेंसी की डाउन हो गई। तो यू नो वैल्यू ऑफ करेंसी, तो इससे क्या हो, लोगों की इनकम एंड सेविंग वर अफेक्टेड। लोगों के पास जो इनकम थी और जो इनकम आ रही थी, तो उसकी जब रियल वेजेस परचेसिंग पावर कम हो गई तो उसकी इनकम अफेक्टेड हुई, उनकी सेविंग अफेक्टेड हुई। सपोज किसी ने तो हार्ड वर्क करके 1 लाख रुपये डिपॉजिट किए थे, लेकिन करेंसी की वैल्यू 50% हो गई, तो रियल में उसकी सेविंग की वैल्यू क्या हो गई, 50,000। तो कितना लॉस हो गया बेटे बेटे, 50,000 का लॉस हो गया। कितनी मेहनत से उसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करके मान लो इन्वेस्टमेंट किया होगा, या फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, किसी के भी लिए, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 50% हो गई बेटा। 50% होना मतलब उसने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ में सेल की थी, तो उसकी वैल्यू क्या है, 50 लाख, यानी उसको घर बैठे 50 लाख का लॉस हो गया। तो डेट वाज अ बिग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो बिजनेस गवर्नमेंट, कितनी फैक्ट्रीज बिजनेसमैन अफेक्टेड बाय दिस ग्रेट डिप्रेशन। एग्रीकल्चर के अंदर प्राइसेस वर अफेक्टेड, यू नो एग्रीकल्चर में नो वन रेडी टू परचेस द एग्रीकल्चर क्रॉप। मार्केट में क्रॉप पड़ी हुई थी पर कोई खरीदार नहीं था, कोई खरीदने वाला नहीं था। तो डेट पीरियड वाज नोन एज द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। अब इस ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में क्या हुआ, सेकंड पार्ट में एक न्यू वर्ड निकल के सामने आया, PROLETARIAN प्रोलेटराइजेशन। प्रोलेटराइजेशन मीन्स होता है कि व्हेन वी स्टार्ट सच लिविंग स्टैंडर्ड दोज आर नॉट कंसिडर विद अस। यानी अगर मैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरी इनकम सब इतनी गिर जाएगी कि मैं एक जो वेजेस क्लासेस और मे बी द जो डेली पेड सैलरी होती है वो जो लोग वर्क करते हैं, मेरा स्टैंडर्ड, यानी हर किसी का स्टैंडर्ड डाउन हो गया, स्टैंडर्ड गिरना स्टार्ट हो जाता है। हम वैसे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। अभी आप देखिए कोविड-19 की वजह से कितने बड़े बड़े स्टार थे जो दिन रात फॉरेन में घूमते थे, घर बैठे बैठे क्या हालत हुई, ओके, उनका स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है। कितने ऐसे मूवीज स्टार बड़े बड़े लोग हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कितने लोग हैं बड़े बड़े जिनके ट्रांसपोर्ट चलते हैं, बसें नहीं चल पा रही तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता गया। कितने लोग हैं जिनको बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन ग्रुप से जो सैलरी नहीं दे पा रहे। तो दिस हैपेंड ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड। तो वी हैव डिस्कस्ड हियर फर्स्ट ग्रेट डिप्रेशन पीरियड एंड सेकंड ग्रेट डिप्रेशन पीरियड।